हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं पूनम दलाल दहिया की बुक से थर्ड चैप्टर को, जिसका नाम है वैदिक एज, वैदिक कल्चर, वैदिक लिटरेचर, कुछ भी बोल लो आप इसको। ये जो कल्चर है ना, वैदिक एज या वैदिक कल्चर, ये कब शुरू होता है? पोस्ट पोस्ट वेरी गुड, पोस्ट हड़प्पन सिविलाइजेशन, राइट। अच्छा, मुझे कहानी बता दो ज़रा। इतना तो आप लोग जानते ही होंगे, वेदास क्या माना जाता है, किसने लिखे? उन कैटेगरी ऑफ पीपल का नाम बताना। आर्यंस ने लिखे। कितने लिखे? नाम बताना ज़रा। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद। क्या कह रहे हो मयूर? ये लिखे कहाँ गए थे? इंडियन सबकॉन्टिनेंट में। हाँ, तो वैदिक कल्चर या वैदिक एज, पोस्ट हड़प्पन एक फेज़ है, एक कल्चर है, और इसका जो नाम एसोसिएटेड है वो इन्हीं चार वेदास के साथ एसोसिएटेड है। मानते हो ये चीज़? अब ये वाली बात जानने में कोई ताजुब नहीं होने वाला है आपको कि आर्यंस की उपज है ये। तो जनरली अब जब हड़प्पन्स को ओवरटेक कर लिया आर्यंस ने, और आर्यंस कहाँ से आए थे? सेंट्रल एशिया से। मतलब हाँ, जानना मैं यही चाहता था कि वो यहाँ से भारत के अंदर से, इंडियन सबकॉन्टिनेंट के पास से ही आए थे या फिर कहीं और से? बाहर से आए थे, है ना, बाहर से आए थे। और क्या करा था उन्होंने हड़प्पन्स के साथ? थ्योरीज क्या कहती हैं? हाँ, इन्वेजन करा था, मैसेकर करा था, हाँ, और मार के रख दिया था इनको, है ना। अच्छा, हड़प्पन सोसाइटी जो थी वो पीसफुल सोसाइटी थी ना। अब क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ जब आर्यंस यहाँ पर आए तो पीसफुल सोसाइटी होने के कारण श्रेया वो अपने आप को डिफेंड ही नहीं कर पाए क्योंकि उनके पास टूल्स ही नहीं थे। एक बात और, अपने आप को डिफेंड इस वजह से भी नहीं कर पाए, आयरन की खोज भी नहीं हुई थी। अब एक बात और ध्यान रखना मेरी, जब हम बात करते हैं कि आयरन की खोज नहीं हुई थी तो दोस्तों वो इंडियन सबकॉन्टिनेंट के कंटेक्स्ट में बोलते हैं कि हड़प्पन्स वर नॉट फैमिलियर विद आयरन। हम ये तो नहीं बोल सकते ना कि आर्यंस वर नॉट फैमिलियर विद आयरन। अगर सेंट्रल एशिया से कोई पर्सन चला आ रहा है, मैं ये नहीं कह रहा और मैं ये क्लेम भी नहीं कर रहा कि मुझे पता है कि नहीं पता है। एक बात कह रहा हूं, अगर इंडियन सबकॉन्टिनेंट में आयरन तो था ही ना, ये देवर हड़प्पन्स वर नॉट फैमिलियर विद इट। लोहा के बाद में इन्वेंट हो गया कि भगवान ने ठूस दिया धरती के अंदर के चलो चलो लोहा निकाल लेना आगे चल के, सारे मेटल है तुम्हारे पास, लोहा रह गया, सॉरी मैं भूल गया। ऑलरेडी अवेलेबल था ना, उनको पता नहीं था ना। और क्यों नहीं पता था? क्योंकि आयरन आगे जाके कहाँ मिला? गैंजेटिक वैली में। तो जब हड़प्पन सिविलाइजेशन, कौन सा सिविलाइजेशन होता है? फर्स्ट अर्बनाइजेशन फेज, राइट। सेकेंड अर्बनाइजेशन फेज कौन सी सेंचुरी बीसी से स्टार्ट होता है? सिक्स सेंचुरी बीसी। और याद है, आयरन एज का वही टाइम होता है और जहां पर दो महान आत्माएं हमारे देश में बर्थ लेती हैं, मतलब इंडियन सबकॉन्टिनेंट में बर्थ लेती हैं, वर्धमान महावीरा एंड सिद्धार्थ, जो कि आगे चलकर किस नाम से जाने के? गौतम बुद्ध, ठीक है। लेकिन आयरन की नॉलेज ऐसा तो हो सकता है ना कि आर्यंस को हो, और उन्हीं के साथ हमें जो याद है वो हमने पढ़ा था 12th क्लास में, वही डेडलिन वैली, जहाँ औरतों और बच्चों के खोपड़े गिरे हुए हैं, उस पर कट लगे हुए हैं, तो बहुत एग्रेसिव तरीके से उन्होंने मारा था। और ये भी कह सकते हैं श्रेया कि रथ, चैरियट के जो ट्रेसेस हैं वो भी आर्यंस के साथ एसोसिएटेड हैं, ठीक है। क्या मैं आर्यंस को फिर अल्टीमेटली वॉरियर्स भी कह सकता हूं? है ना। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, आप जरा बताओ कि ये जो आर्यंस हैं, इन्होंने वेदास लिखे,
यार सिर्फ ये किताबों के नाम पर ये कैसे चैप्टर बन सकता है हमारा? वैदिक एज, वैदिक कल्चर, वैदिक लिटरेचर, अर्ली वैदिक एज, लेटर वैदिक एज, क्यों? पर ये किताबों के अंदर तो मतलब बेसिकली धार्मिक बातें, आरतियाँ, हाइम्स, वर्सेस, श्लोक, ये सब देखने को मिलते, तो इससे मैं क्यों पढ़ूँ इसका चैप्टर? ये क्या डेवलपमेंट होगी मेरी इससे? स्पिरिचुअल डेवलपमेंट? सोसाइटी का इन किताबों से क्या लेना देना? वो ठीक है। हाँ देखो, तो जो आप लोग बोल रहे हो ना, हाँ तो उसको क्लियरली बोलो कि सर आप जो बोल रहे हो वो गलत है, कि ये किताबें सिर्फ रिलीजियस टेक्स्ट नहीं थे, है ना, इसके अंदर इकोनॉमिक वे ऑफ लाइफ और सोशल वे ऑफ लाइफ भी बताई गई है। धर्म हमें क्या सिर्फ पूजा करना सिखाता है क्या? जीना सिखाता है कि नहीं सिखाता है? एथिकल वैल्यू सिखाता है कि नहीं सिखाता है? मॉरल वैल्यू सिखाता है? दूसरों की इज्जत करना सिखाता है ना? एक्चुअली रिलीजियस मुद्दे से ज्यादा दे वर बुक्स, एंड इट वॉज अ एज ऑफ सोशल चेंजेस, और सोशल चेंजेस जब ये आते हैं तो उसके साथ साथ एसोसिएटेड चेंजेस। ठीक है? और ऋग वैदिक एंड लेटर वैदिक, मुझे एक बात बताओ, अर्ली वैदिक कल्चर किसको कहा जाता है? और लेटर वैदिक में कौन कौन सी किताबें ऐड करूं मैं? अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है? टाइमलाइन 1500 से 500 बीसी तक। अब ये रफ फिगर होता है, वही वाली बात है ना कि आप फिक्स डे पे तो बता नहीं सकते हो। लेकिन एक बात और हाईलाइट करना चाहूँगा आगे बढ़ने से पहले। देखो ये सब बातें मैं इंट्रोडक्शन क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को याद होगा 6th क्लास की एनसीईआरटी में ये जितनी बातें मैंने बोली सब मैं पढ़ा चुका हूँ, सब वहाँ पर गिवन भी था। ठीक है? हम यहाँ पर वैल्यू एडिशन करने आए हैं, लेकिन यहाँ पर जो वैल्यू एडिशन मिलेगी ना आपको, वो एनसीईआरटी की भी बाप माँ दादा परदादा है वो। ठीक है? बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। एक इम्पॉर्टेंट चेन ना इस चैप्टर में पकड़ते हुए चलना, वो क्या? देखो अर्ली वैदिक एज में ना जो चीज़ें, जितना माहौल जो लिबरल रहेगा ना, वो लेटर वैदिक एज में बिगड़ जाएगा। सारी बातों को साइड कर दो, औरतों की पोजीशन की तरफ अगर आप निगाह डालो, अर्ली वैदिक एज में इतनी ज़्यादा लिबर्टी थी हमारे समाज में जब ये एरा चलता था। अर्ली वैदिक एज, ऋग वैदिक एज, वो टाइमलाइन जो थी, वो टाइम पीरियड जो था, वो ज़माना जो था, इतनी ज़्यादा लिबर्टी और फ्रीडम थी औरतों के पास जिसकी कहने की कोई हद नहीं। ठीक है? आगे चलकर समाज में कुछ ऐसे परिवर्तन आएंगे जब औरतों को पैरों की जूती समझ लिया जाएगा हमारे समाजों के कुछ तत्वों के द्वारा। वो एक इवेंट तो नहीं, मतलब वो एक चीज़ शुरू होगी और आगे चलते 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 वो एक परंपरागत तौर पर एक कन्वेंशन बन जाएगी कि विमेन आर वीक, शूद्रों और विमेन को कहीं एंटर मत करने दो, हर पूजा पाठ औरतों के लिए नहीं बनी है। क्या आप ये चीज़ कह सकते हो श्योर शॉर्ट तरीके से? जैसा कि आपको पता है बड़े सारे धर्म आज के ज़माने में भी 2023 में भी जहाँ पर हम बैठे हैं, स्पेशली हिंदुस्तान की धरती में अगर मैं बात करूँ, मेंस्ट्रुएटिंग एज की विमेन को अलाउ नहीं करा जाता है बड़े सारे टेम्पल प्रेमाइसिस के अंदर। कुछ कह लो, चाहे बड़े सारे कह लो, ये जो भी कह लो, मतलब रिस्ट्रिक्शंस हैं विद रिस्पेक्ट टू रिलीजन। होता है ऐसा?
अब ये भी होता है ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल टेम्पल प्रेमाइसिस के अंदर एंटर करना या मूर्ति पूजन करना वर्जित है ये औरतों के लिए, महिलाओं के लिए। लेकिन इसका ट्रेस अगर मैं आपसे पूछूं हड़प्पा के अंदर आपने कुछ भी ऐसा ट्रेस, या चलो अब ये तो देखो सामाजिक तौर पर क्या फॉलो होता था, अब क्या लिखा हुआ है ये तो चलो राज उसी के साथ मिट गया, ठीक है। लेकिन यहाँ तक भी आप आते आते देखोगे धर्म ने जो मोड़ जो लिया, स्पेशली विद रिगार्ड टू वेमेन, जब वेमेन को जितनी लिबर्टी मिली, परिवार में उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जितनी बांधी गई, शुरू से ही औरतों को ऐसे ही बंद पिंजड़े में उनकी जिंदगी रखी जाती थी क्या? नहीं ना। लेकिन आप इन सब चीजों के लिए ब्लेम किसको कर सकते हो? कौन से वक्त को, कौन से जमाने को, किसको? पागल हो गए हो? नहीं, नो वन कैन बी ब्लेम्ड यार। कैसे पता आपको कौन था वो जिसने स्टार्ट करा? किसके दिमाग में आया? लोग मानने क्यों लग गए? पॉलिटिकल थ्योरी की एक बात मत भूलना, 11th क्लास की जो पॉलिटिकल थ्योरी की बुक है मैंने आपको बताया था, और अक्सर मैं आपको लक्ष्मीकांत वगैरह के अंदर भी ये बताता रहा हूँ। श्रेया, एक लाइन होती है पॉलिटिकल साइंस की, सबसे बड़ी जड़ है ये हमारी PSIR की, सोशल इनइक्वालिटी अगर बड़े टाइम तक प्रैक्टिस होती रहे तो इट अपीयर्स टू बी ए नेचुरल इनइक्वालिटी। सामाजिक असमानता कौन क्रिएट करेगा? समाज। नेचुरल असमानता है कौन? प्रकृति, भगवान। ठाकुरायन, तुम लड़की ही बनकर क्यों पैदा हुई? बताओ बताओ, क्यों श्रेया, लड़की ही क्यों बने आप? नेचर की वजह से, कुदरत ने डिसाइड करा तो बन गया। नहीं करता है ना। लेकिन ये एक प्रकार की, हाँ ये एक प्रकार की इनइक्वालिटी है। आप इनइक्वालिटी को ऐसा मत देखो कि अगर मैं इनइक्वालिटी टर्म यूज कर रहा हूं तो नेगेटिव सेंस में यूज हो रहा है। श्रेय, समझ रहे हो? प्राकृतिक जो असमानताएं हैं तो वो एक मर्द और औरत की तो एक गलत बात है। आपको दुख है इस बात का कि आप लड़की बन के पैदा हुए हो? नहीं ना। और हर कोई लड़का बन के भी बहुत खुश नहीं है। सत्य घटनाओं पर आधारित ये वारदात तो सुनी होगी। लेकिन मैं वही कह रहा हूं, देखो आपको देखकर ऐसा लगता होगा कि जैसे आप हो, आपको इतनी लिबर्टी मिल गई, लेकिन ठाकुराइन बहुत सारी लड़कियां ऐसी भी होंगी, आपकी दोस्त जो होंगी, जो कभी कभार कोई ना कोई एक फ्रस्ट्रेटेड लाइन पक्का कह देती होंगी, जितनी भाई को लिबर्टी उतनी तो हमें मम्मी पापा देते नहीं, छोटे भाई को हमारा बाप बना रखा है। और कोई लड़के ये कंप्लेंट करते हैं कि जैसे हमारे ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं या जो भी चीज़ें हैं, और लड़कियों का तो घर बने बनाए ऐसे ही बस जाता है। मतलब खुश हो सकते हो आप अपने नेचुरल इनइक्वालिटी से, और ना खुश भी हो सकते हो। अब ये तो एक एंगल हो गया। बात करते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स की। अगर भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन किसी का बच्चा अगर एक स्पेशल चाइल्ड है, अक्सर माँ बाप का ये सवाल रहता है ना कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों होना था, है ना। अब एक फिजिकल डिसेबिलिटी आपको पैदा होने के बाद नहीं, पहले से ही हुई है। बच्चा जब पैदा हुआ उसकी आंख की पुतलियां नहीं है, एक हाथ नहीं है, 5 उंगली की जगह 6 उंगली है, ऋतिक रोशन है वो, ठीक है। अब ये भी तो एक प्रकार से इनइक्वालिटी है, बताओ हाँ कि ना। लेकिन इनमें से कौन सी इनइक्वालिटी को आप कंट्रोल कर सकते हो? कर सकते हो ना।
लेकिन अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये सारे एग्जांपल्स मैं क्यों दे रहा हूं। सामाजिक असमानताएं जब बढ़ती हैं ना, वो फिर सबको नेचुरल लगने लग जाती हैं कि शायद से भगवान ने बनाकर भेजी है। और औरतों की लिबर्टी, उनकी पोजीशन, माताओं की तरह उनको पूजना और इज्जत भरी जिंदगी देना, ये हमारी समाज की अर्ली वैदिक सोसाइटी के अंदर नींव थी, जड़ थी। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड टाइम तक आते आते जब औरतों की दुर्दशा हद से ज़्यादा खराब हो गई, बद से बदतर होती चली गई, समाज ने इसको चैलेंज नहीं करा, वो चलते चला गया, चलते चला गया, चलते चला गया। जो भी जस्टिफिकेशन उस टाइम के पुजारी, पंडित, दिग्गज लोग देते होंगे, लोग मानते चले गए, किसी ने क्वेश्चन नहीं करा। तो जनरेशन बाय जनरेशन जब कोई चीज़ चलती चली जाती है तो वो सामाजिक असमानताएं, प्राकृतिक असमानताएं का रूप ले लेती हैं। तो लोग ये मान लग जाते हैं शायद से भगवान ने ही ऐसा करके भेजा है। अब लोग अपने आप पे मान लो कि गुरूर कर सकते हैं कल को कि हम ब्राह्मण कुल में पैदा हुए हैं, तो हमने शायद से पिछले जन्म में कुछ अच्छे पाप करे होंगे। अब पी के आपने देखी ना वो मयूर, वो मोहर ढूंढता है वो कि मैं भी तो देखूं जरा हिंदू मुसलमान का थप्पा कहाँ होता है बॉडी पे, कहाँ पे। बच्चे को उठा रहा था ना रात से टॉर्च जला के, वो वार्डन भागता है वो उधर। ये वाली बात याद रखना। और इस थ्योरी को श्रेया मैं कंटिन्यू करूंगा PSIR में आगे चलकर, जस्ट होल्ड ऑन। बात करते हैं आगे। हरप्पन कल्चर वॉज फॉलोड बाय अनदर ग्रेट सिविलाइजेशन एंड कल्चर नोन एज वैदिक कल्चर। यानी कि वैदिक कल्चर भी एक प्रकार से, इसको क्या नाम दिया जा रहा है? सिविलाइजेशन। सुना था आज तक आपने ये? हम तो डायरेक्टली मयूर यही जानते थे ना कि आर्यन एज जो था वो सेकेंड अर्बनाइजेशन का फेज था, वही एक चल के सिविलाइजेशन बना होगा, है ना। लेकिन वैदिक एज जब से शुरू होता है, ठीक है, और यहां पर मैंने टाइमलाइन डाल रखा है, ये 1500 to 500 BC, हरप्पन सिविलाइजेशन 2600 to 1900 BC, है ना। यानी कि कुछ टाइम का एक वैक्यूम तो आया ना, उसके बाद ही अर्बनाइजेशन शुरू हुआ ना, सॉरी अर्बनाइजेशन कह रहा हूं, सिविलाइजेशन। लेकिन बड़ा वैक्यूम इन टर्म्स ऑफ सिविलाइजेशन वो तो फिर डायरेक्टली 3rd सेंचुरी BC हरप्पा के बाद आपको 6th सेंचुरी BC में देखने को मिलेगा आयरन एज। मेजर रिमार्केबल डेवलपमेंट तो यही होंगी। लेकिन यहां पर क्या हुआ, आगे चलकर जिस प्रकार से हमारा समाज रहने वाला है उसकी नींव, उसकी जड़ वैदिक कल्चर में डिसाइड हो चुकी थी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन आपकी इस चैप्टर के अंदर, आगे चलकर जिस प्रकार से हमारा समाज बनने वाला है ना, मतलब अब जो आगे चैप्टर्स बढ़ते चलेंगे, जो कहानी बढ़ती चलेगी, फ्यूचर जैसा होने वाला है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, और वहाँ पे रहने वाले लोगों की जैसी सामाजिक और आर्थिक स्थिति होने वाली है, जो भेदभाव होने वाला है, भेदभाव नहीं भी होने वाला है, औरतों की स्थिति, औरतों की परिस्थिति, इक्वालिटी है उनमें, या फिर उनको पैरों की जूती समझा जा रहा है, ये सारी चीज़ों की जड़ यही कल्चर रखेगा, वैदिक कल्चर यही डिसाइड करेगा कि इंडिया का फ्यूचर आगे क्या होगा। यानी कि आपको इसको समझना है कि कैसे यहाँ पर जो घटनाक्रम होंगे, यहाँ पर जो चीज़ें होंगी, वो आगे चलकर कैसे फ्यूचर इंडियन हिस्ट्री को शेप करेंगी। ओके, इसको वैदिक एज बोला जाता है बिकॉज हमें अगर इस एज को समझना है तो हमें रिलाय करना पड़ता है ऑन वैदिक टेक्स्ट एज सोर्सेस। हालांकि वो अलग बात है, राइटर आपसे कह रहे हैं कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज भी जो हैं वो हमारी समझ को बढ़ाते हैं अलॉन्ग विद वैदिक टेक्स्ट, लेकिन आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज इतनी हेल्प नहीं कर पाते हमारी, इतनी डिटेल में नहीं चीज़ें समझा पाते जितने वैदिक सोर्सेज वैदिक टेक्स्ट समझाते हैं। 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अर्ली वैदिक टेक्स्ट कौन सा? ऋग्वेद। लेटर वैदिक टेक्स्ट कौन से? यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, तो वैदिक टेक्स्ट 4 वेदा से लिखे किसने? इंडो आर्यंस को माना जाता है, दे आर टू बी द कंपोजर्स ऑफ द वैदिक टेक्स्ट।
एक बात याद रखना, फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ मेंस आंसर राइटिंग, मुझे नहीं पता इसके ऊपर क्या क्वेश्चन बनेगा, कैसा बनेगा, लेकिन फिर भी आर्यंस कौन थे, कहां से आए? सेंट्रल एशिया से। जब वो हिंदुस्तान में आके बस गए हड़प्पन्स को ओवरटेक करने के बाद, तब आप उनके लिए क्या टर्म यूज करोगे आज के बाद? इंडो आर्यंस। ये वाली बात याद रखना, ठीक है? आज के बाद मैं थोड़ा सा इसमें रिफाइन कर लो अपने वर्डिंग्स को, अपने बोलने के तरीके को। आर्यंस यूज करने की जगह थोड़ा सा हैवी, अच्छा पॉश टर्म यूज करना, इंडो आर्यंस। ओके, तभी मैंने आपको बोला था दिस चैप्टर इज वेरी वेल रिटन। अच्छा, और अभी आपको आगे चल के बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट्स मिलेंगे, ठीक है? जो टर्म है इंडो आर्यन, ये बेसिकली एक लिंग्विस्टिक ग्रुप के लोगों के लिए यूज करी जाती है, ठीक है? विच रेफर्स टू द स्पीकर्स ऑफ अ सब ग्रुप ऑफ इंडो ईरानियन ब्रांच ऑफ द इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस। मैं आपको बता देता हूँ, ये जो फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस होता है, मैं आपसे बार बार बोल चुका हूँ अलग अलग जगह पर, स्पेशली हिस्ट्री में, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। सोशियोलॉजी जब हम पढ़ेंगे जीएस पेपर 1 के अंदर, इंडियन सोसाइटी को जब हम पढ़ेंगे, वैसे तो मैं पढ़ा ही चुका हूँ, लेकिन आप में से जिन लोगों ने नहीं पढ़ा 12th वाली जो दोनों बुक्स मैंने करवाया था, तब ये फैमिली आएंगी, लैंग्वेज फैमिली, और यूपीएससी का जो मटेरियल होगा, जो बुक्स जहाँ से मैं करवाऊंगा आपको, ये वहाँ पर आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है? अभी के लिए आप ऐसा समझो, एक फैमिली होती है लैंग्वेज की, इंडो यूरोपियन फैमिली, ठीक है? मैंने आपको अभी कुछ टाइम पहले बोला था कि आप नमस्ते लंदन का वो सीन देख लेना जहाँ पर अक्षय कुमार जो है वो उसके दादा को समझा रहा होता है हिंदुस्तानी सभ्यता के बारे में। वो 3 चीज़ें बोलता है ना, मात्र बिकम्स मदर, ज्योमेट्री बनी ज्योमेट्री, और त्रिकोणमति बनी ट्रिग्नोमेट्री। कहता है ना उससे आर्ग्यूमेंट में, है ना? कहता है बड़े सारे शब्द जो है वो संस्कृत से लिए गए। अब वो जिससे बात कर रहा होता है वो कहाँ पर होता है सीन में? नमस्ते लंदन। लंदन कहाँ पर है? यूरोप, ब्रिटेन में, ठीक है? और ये कहाँ से है? हिंदुस्तान से। हिंदुस्तान के आदमी को क्या बोलोगे? इंडो। और वहाँ के ब्रिटेन के आदमी को क्या बोलोगे? यूरोपियन, है ना? अब जब वो कह रहा है कि शब्द ही यहाँ से यहाँ बोरो करे गए, शब्दों का आदान प्रदान हुआ है, बन गई है इंडो यूरोपियन फैमिली। और उसके 3 शब्दों के एग्जाम्पल आप चाहो तो लिख सकते हो। मात्र, मदर बना यूरोप में, मतलब इंग्लिश में, यूरोपियन लैंग्वेज में। भ्रातृ बना ब्रदर, ज्योमेट्री बनी ज्योमेट्री, एंड त्रिकोणमति बनी ट्रिग्नोमेट्री। अब इसकी सब ब्रांचेस भी होती हैं, जैसे जब ये इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस जो फैली, अब कुछ लोग इंडिया की तरफ आए, तो इंडिया की तरफ जो आए तो उनका कॉन्टेक्ट सेंट्रल एशियंस के साथ हुआ, मिडिल ईस्ट कंट्रीज के साथ हुआ, तो अब वो बन गई इंडो ईरानियन ब्रांच, ठीक है? और उसमें से जो एक स्पेशल तरीके की लैंग्वेज बोलते थे, वो एक ग्रुप था इंडो आर्यंस। अब इसको लाइन को दोबारा पढ़ो। इंडो आर्यन इज बेसिकली अ लिंग्विस्टिक टर्म, और ये ऐसे स्पीकर्स के लिए टर्म डिनोट करी जाती है जो कि इंडो ईरानियन ब्रांच के एक सब ग्रुप है। मैंने आपको बताया इंडो आर्यंस जो है वो इंडो ईरानियन लैंग्वेज बोल रहे हैं। इंडो ईरानियन ब्रांच कौन सी मेन अम्ब्रेला ब्रांच का पार्ट है लैंग्वेजेस का? इंडो यूरोपियन फैमिली। बस ये आपने एक सीख ली, ऐसे अलग अलग करके आप और भी सीख जाओगे। इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना, ये कभी कहीं आता है। अब ये जो मैं पढ़ाऊंगा वैसे तो नहीं यूपीएससी आपसे पूछेगा कि एक लैंग्वेज का ट्री बनाकर दिखाओ या ऐसा कुछ करो, लेकिन फिर भी ये थोड़ा सा पता होना चाहिए। वो इसलिए भी पता होना चाहिए, आपको पता है ना, ये हड़प्पन जो थे वो दक्षिण भारत के लोगों को अपने से अलग मानते थे, है ना, द्रविडियंस। और ये आके ना आर्यंस आके, आप लोगों को पता होगा, ये भी आके ना काले गोरे का फर्क करने लगेंगे। दासास एंड दासियूस टर्म आपने सुना होगा शायद से मेरे साथ एनसीईआरटी में। श्रेया, ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स, ठकुराइन, ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स इस देश के द्रविडियंस, उनको बोलेंगे काले हैं और हम गोरे हैं, जबकि बाहर से आए हैं, तो उनको बोलेंगे इस देश में रहने लायक नहीं है ये। तो ऋग्वेद कंपोजर जो है, दे डिस्क्राइब देमसेल्व्स एज आर्या, अ कल्चरल और एथनिक टर्म
which is used and derived from the word ar, meaning to cultivate, and literally meaning kinsman or companion. In Sanskrit it means आप न्यू कमर्स की तरफ ओरिएंटेड हो, फेवरली डिस्पोज हो, एंड बाद में इट लेटर इम्प्लाइड मैन ऑफ गुड फैमिली नोबल। या आपने सुना होगा हिटलर भी अपने आप पे बहुत प्राउड फील करता था, नाजीज के लिए क्या बोलता था उनको, ये प्योर आर्यन ब्लड रेस के लोग हैं, है ना। तो एक्चुअली क्या ये जो बोला हुआ है ना, मैन ऑफ गुड फैमिली नोबल्स, अच्छी तहजीब, तालीम और साफ खून के लोग। ये अलग अलग ज़माने में अलग अलग टर्म आपको राइटर समझा रहा है कि इसका मतलब होता है लिटरल मीनिंग ये, बाद में किंसमैन, कंपेनियन, फिर संस्कृत में फेवरेट डिस्पोज टू न्यू कमर्स, बाद में जिनका अच्छा खून हो, जो प्योर ब्लड के जो लोग हों, जिनकी फैमिली हिस्ट्री काफ़ी अच्छी हो, एंड दे हैव गुड मॉरल एंड नोबल कैरेक्टरिस्टिक्स। अपने रूल को अगर जस्टिफाई करना है तो कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा ना अपनी तारीफ में, ये चीज़ है। जबकि ये जो अपने आप को बोल रहे हैं प्योर ब्लड, हिंदुस्तान में ओरिजिनली प्योर ब्लड किसका था? अगर आर्यन से इन्वेडर्स हैं, अगर तो इंडो, जो अभी इंडो आर्यंस बन गए, बताओ, द्रविडियंस का। कोई सेल्फ क्लेम कर रहा है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो पत्थर की लकीर हो जाएगी वो वाली बात। किसी भी बात को अगर कोई सेल्फ क्लेम कर रहा है तो, है ना। लेकिन अमंग्स हिस्टोरियंस देयर इज स्टिल नो कंसेंसस कि ओरिजिनल होम क्या है आर्यंस का, और अलग अलग थ्योरीज इस डिबेट को अलग अलग तरीके से कंटिन्यू करती हैं। जैसे याद है हड़प्पा की स्टार्टिंग थ्योरी तो चलो समझ में आती है कि प्री हड़प्पन साइट कौन सी, जल्दी बोलो, मेहरगढ़। मेहरगढ़ से कहानी शुरू हो जाती है, लेकिन डिबेट हिस्टोरियंस में किस बात को लेकर चलती है? एंड ऑफ हड़प्पा, राइट। अब यहां पर हड़प्पा के बाद कौन सा कल्चर शुरू हुआ है? वैदिक सिविलाइजेशन, वैदिक कल्चर। यहां पर डिबेट किस बात की चल रही है? इसकी स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर, आर्यंस की होम के ऊपर। तो हड़प्पा के एंड के ऊपर डिबेट चली, यहां इसके स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर चली। पता है क्यों चली? यार कॉन्टिन्यूटी में होता भी ना शरीर तो समझ में भी आ जाता, वैक्यूम आ गया ना बीच में। हड़प्पा के बाद गैप आ गया ना ये कल्चर स्टार्ट होने में। अब गैप ये बहुत छोटा सा ही था क्योंकि आर्यंस तो आ ही गए थे वहां पर। अब ये माना जाता है कि ये वेदास अपने साथ लेकर आए थे, शायद से इन्होंने यहां पर फ्रेश तरीके से ना लिखा हो, क्योंकि वेदास की स्टडी इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है। एक ना जो वेदास को पढ़ते हैं वो एक बात क्लेम करते हैं, अगर आप 4 जन्म ले लो, 4 जन्म, और एक जन्म में एक वेदा को पढ़ो आप रोज 18 से 22 घंटे, तब भी आप उसको पूरा खत्म नहीं कर पाओगे। मैं सिर्फ बात पढ़ने की नहीं कह रहा, खत्म करने की बात, मतलब समझ रहे हो? उसका उच्चारण, उसके अंदर हाइम्स, वर्सेस, उसको सीखना, ये चीज है। ओके, मतलब वेदास बहुत कॉम्प्रिहेंसिव बुक है ना। आज भी इसकी मीनिंग्स और इंटरप्रिटेशन के ऊपर बात संवाद चलता है। आपको पता है ऐसी ये हिंदू सोसाइटी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं जहां पर दो शास्त्रों के बीच में शास्त्रार्थ चलती है। वो खुद भी कहता है, जॉली एलएलबी में कहता है ना कि आप भी जनेऊधारी पंडित, मैं भी जनेऊधारी पंडित, चलो 2 पंडितों के बीच में शास्त्रार्थ हो जाए, एक डिबेट हो जाए, कहता है ना। इस शास्त्रार्थ को, इस डिबेट को, या फिर हिंदू फिलॉसफी को हमारे देश में किसी पॉपुलर पर्सन का नाम जानते हो क्या आप लोग, कि जिसने कभी ऐसा कुछ करा हो, इनिशिएट करा हो और दुनिया में जाकर फैलाया हिंदू फिलॉसफी को ऐसे? वेरी गुड, शंकराचार्य समुदाय के लोग। और अब तो शंकराचार्य 1 2 3 4 आगे बढ़ते चले गए थे वो, शाबाश। और बोलो, वेरी गुड, एक्सीलेंट। और बताओ, शिकागो में कौन गए थे अपनी स्पीच देने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में? स्वामी विवेकानंद। और उनके गुरु कौन? काली माँ के भक्त रामकृष्ण परमहंस। अब समझ में आया? आज भी पता है डिबेट चलती हैं। आपको पता ना ये इतना तो जानते होगे, सनातन धर्म का नाम सुना होगा,
है ना, कह रहा सुना तो है, बजरंग दल के सामने बोल के देखो। समझ रहे हो श्रेया, कह रहा सुना तो है। वहां से पूछेंगे आप कौन हो, हिंदू, दी चप्पल कोल्हापुरी उठाकर। अब याद आया। तो क्या बता रहा था मैं आपको, ये जो सनातन धर्म जो आजकल काफ़ी प्रचलित हो रहा है, बेसिकली बात ये है कि लोगों को जागरूकता थोड़ी थोड़ी आज मिल रही है। ये कॉन्फ्रेंसेस, ये डिबेट्स, ये डिस्कशंस होती हैं। वरना एक बात बताओ नहीं, अभी की थोड़ी ना है। चलो मैं आपको ज़्यादा पुरानी बात पे ये करनी चाहता हूँ, या मॉडर्न इंडस्ट्री में मेरे पास समझ जाओगे, और कल्चर भी हमारे एक सब्जेक्ट है उसमें भी समझ जाओगे। पहले बात करते हैं उसकी, ये अकबर की, मेडिवल इंडियन हिस्ट्री के अंदर बुलाता था दुनिया के अलग अलग कोनों से धार्मिक गुरुओं को, अलग अलग धर्म के। क्या करता था उनके साथ, डिबेट ही तो करता था जानने के लिए, है ना। याद है पोप तक को लेटर लिखा था कि अपने जीसुट ब्रीज भेज दो, श्रेया याद है। वो तो चलो मतलब एक कोइंसिडेंस हो गया अब इसमें कि पोर्चुगीज उस टाइम पर इंडिया थे, तो चलो वो भी चले जाते थे, लेकिन पूरी बात नहीं है, क्योंकि वो मेडिवल इंडियन हिस्ट्री नहीं थी ना। श्रेया पता है वेटिकन सिटी में पोप को लेटर लिखा था कि तुम आ जाओ। तो बात करते हैं यूरोपियन थ्योरी की। यूरोपियन थ्योरी को किसने दिया पहले, अच्छा ब्रॉडर कैटेगरी देख लो जरा आप लोग। यूरोपियन थ्योरी, सेंट्रल एशियन थ्योरी, आर्टिक थ्योरी, तिब्बत थ्योरी, इंडियन थ्योरी, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप इंडियन थ्योरी को ही एक्सेप्ट करके बोले कराओ। कल को अगर मेंस में क्वेश्चन आ गया कि आप आर्यन इन्वेजन्स की या फिर इंडो आर्यंस की कौन सी थ्योरी को बेस्ट मानते हो और उसके पीछे रीज़न, तो आपसे इंटरव्यू में गलती से निकल के सर मुझे हिस्ट्री अच्छा लगता है, एंड तक जाते जाते आपको ऐसा लगता है कि आपकी हिस्ट्री के ऊपर कमान आ गई है, तो आपने बोला सर मुझे एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री अच्छी लगती है। इंटरव्यूअर ने पूछा आपसे कि आप बता दो ज़रा कि आपको आर्यन इन्वेजन की कौन सी थ्योरी सबसे सही लगती है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप वो इंडियन थ्योरी, आप इंडियन हो, आप यूपीएससी का पेपर दे रहे हो तो आप इसी थ्योरी को एक्सेप्ट कर लो। एक बार आप सारी थ्योरी सुन लो मुझसे, आप खुद डिसाइड कर लेना कि आपको कौन सी अच्छी लगती है। लेकिन आंसर के अंदर मेंशन, नाम सबके मेंशन करना, कल को मीन्स के अंदर अगर आंसर है एक ही थ्योरी को एक्सप्लेन करना, क्योंकि उन्होंने आपसे ये पूछ रखा है कि आपको आपके हिसाब से कौन सी थ्योरी एक अच्छे से डिफाइन करती है आर्यन इन्वेजन की थ्योरी को। ओके, तो सबसे पहले शुरू करते हैं यूरोपियन थ्योरी। यूरोपियन थ्योरी को दिया किसने, पहले ये भी देख लो। सर विलियम जोन्स, गिल्स हंगरी से, श्रोएडर फ्रांस से, पी नेरिंग सदर्न रशिया के स्टेपी रीजन से आते हैं, और मॉर्गन वेस्टर्न साइबेरिया से। अब देख रहे हो ये लिखना जरूरी था मयूर, स्टेपी रीजन। नहीं श्रेया, लोगों को पता भी नहीं होगा स्टेपी होता क्या है। इनसे पूछो जरा, PMFIS में 1 महीना लगाया था उसको सीखने के लिए इस चैप्टर को कि स्टेपी क्या होता है। हाँ कि स्टेपी क्या है भाई, या उसका पहली बात तो वो पूरा नाम ही समझ लेंगे इसका, पी नेरिंग स्टेपी। चलो अब देखते हैं कि इन लोगों ने क्या बोला। अच्छा मैं क्या करता हूँ, मेरे पास इतना टाइम तो होता नहीं है ना, ड्रामेबाजी मुझे इतनी पसंद है कि सारा ज्ञान मैं लेकर जाऊँ। मैं तो ये बोल देता हूँ सर विलियम जोन्स, बस बात खत्म। इसी का नाम फेमिलियर है, इसी का नाम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, बस इसने दिया। हर जगह फेमस नाम है, इधर याद करता हूँ मैं मैक्स मुलर को, यहाँ बाल गंगाधर तिलक, यही है ही, स्वामी विवेकानंद, सरस्वती। इंडियन थ्योरी में मैं सारे याद करता हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, अभी आपके पास टाइम है, बार बार देखोगे तो आपको याद हो जाएगा। लर्न तो सारी करनी चाहिए। फिल्म्स के अंदर ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा, डोंट वरी, कि ये यूरोपियन थ्योरी किसने दी किसने नहीं दी। वो तो बस आपके आंसर में वजन आ जाए इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि ये चैप्टर आपके लिए बिल्कुल नया है, बिल्कुल आप इसको रिलेट कर नहीं पाओगे। लेकिन अभी आप सुनोगे ना तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएगी कि अच्छा हिंदुस्तान कहाँ बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, ठीक है। तो छोड़ो सारी बातें, बात करते हैं कि इन्होंने क्या थ्योरी दी। कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप इज़ द होम लैंड ऑफ आर्यंस। क्या बोला, इन सबका क्या मानना था कि आर्यंस कहाँ से आए, सेंट्रल एशिया से नहीं आए, कहाँ से आए, और यूरोप में कहाँ से आए, तो इंडो आर्यंस केम टू इंडिया फ्रॉम यूरेशिया। अब यूरेशिया से आए तो कौन से पहाड़ के पास से आए होंगे, वेरी गुड, उरल माउंटेन्स। देवर सेमी नोमैटिक पीपल, यानी कि घुमंतु थे लेकिन पूरी तरीके से नहीं थे,
कुछ जानवर गाय भैंस भेड़ बकरियां भी थी, थोड़े टाइम रुकते थे, फिर जहाँ पर जब वो पेस्चर लैंड वगैरह सब कुछ खत्म हो जाता था, इनके लिए हंटिंग कैटल के लिए सब खत्म हो जाता था, तो दूसरी जगह चले जाते थे। सेमी नोमैडिक टर्म से तो आप वाकिफ हो ना, 6 क्लास की हिस्ट्री इतना कुछ पढ़ चुके हो, है ना? किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो सेमी नोमैडिक टर्म में। नोमैड पता है ना क्या होते हैं? वो पूरी तरीके से घुमंतु लोग होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह। सेमी नोमैडिक क्या होते हैं? कुछ टाइम के लिए सेटल हो जाते हैं वो। एंड दे केम फ्रॉम द प्लेन्स ऑफ ईस्टर्न यूरोप, स्पेशली द एरिया नॉर्थ ऑफ ब्लैक सी। श्रेया, जो वो है डेड सी है, उसके बगल में कौन सी 2 कंट्रीज है कन्फ्लिक्ट में है? इजराइल, ठीक है। पहले आप ये देख लो, यूरोप में, पहले यूरोप का मैप दिखा देता हूँ बड़ा करके। वर्ल्ड एटलस वाले मैप देखा करो, ये ज़्यादा अच्छे होते हैं, ज़्यादा डिफाइंड होते हैं, ठीक है। आप चाहो तो इसकी साइड पे जाओगे ना, सारे यहाँ पर आप जैसे ये मैप वगैरह आपको कुछ भी डालना है, आप यहाँ डाल के देखो तो आपको ये काफ़ी अच्छे से नज़र आएंगे ये मैप, ये ठीक है। ये अच्छी साइड होती है अगर आपको, जैसे हमारी जितनी ज्योग्राफी का काम है वो आपका यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। मैं इसको आपको ग्रुप पे दे देता हूँ, आप इसको अपने टैब में खोल के रख ही लिया करो। ये देखो, मेडिटेरियन सी, नीचे अफ्रीका, ये एशिया, ये ब्लैक सी, ठीक है। अब ये ब्लैक सी, एक सेकेंड, ये ब्लैक सी इस एरिया में है। ये पहले कौन सा एम्पायर हुआ करता था टर्की के पास? ये ऑटोमन एम्पायर, ठीक है। ब्लैक सी किससे कनेक्ट होती है? ये मेडिटेरियन सी से सर्दर्न साइड पे, नॉर्दर्न साइड पे सी ऑफ एजोव, सी ऑफ एजोव, ठीक है। क्या बोल रहा है ये थ्योरी? क्या बोल रही है? दे वर सेमी नोमैटिक पीपल, और ये ईस्टर्न यूरोप के प्लेन से आए हैं, स्पेशली द एरिया नॉर्थ ऑफ ब्लैक सी। तो ब्लैक सी के नॉर्दर्न साइड का ये एरिया, ये वाला। अब नॉर्दर्न साइड का जो एरिया है ये वाला, यानी कि यहाँ पर बात हो रही है आपकी, ये क्या दिख रहा है आपको? उरल माउंटेन्स के साइड क्या दिख रहा है? यूरोपियन रशिया दिखा? यहाँ से जाओगे, अब नॉर्दर्न साइड को बिल्कुल ऐसा क्यों देख रहे हो कि बीच में से ही देखना है ना? यहाँ से देख लो थोड़ा सा, यूरोपियन रशिया ही है ना पूरा का पूरा। ये इधर क्रॉस करोगे उरल माउंटेन्स, और फिर आपको पता है घूमते 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 फिर आप एशिया के अंदर उस साइड से इंडिया में एंटर कर जाओगे। और इसके लिए मैं आपको दिखा देता हूँ आपका एशिया का मैप। हर थ्योरी को समझने की कोशिश करो, आप फिर मुझे खुद बताना कि आपको क्या सही लगता है। ये आ गया ब्लैक सी, ठीक है। और ये है यूरोप आपका, इधर आपका उरल माउंटेन्स, इधर से घूमते 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 ये आपका आ गया, एंटर यहाँ से हुए थे ये ऐसे इधर इधर, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ कंपैरेटिव लिंग्विस्टिक्स ऑफ ग्रीक, लैटिन, जर्मन, गोथिक, सेल्टिक एंड संस्कृत। अब देखो यहाँ पर आपको एक बनाया एक वो भी मिल गया, एक नॉलेज बेस मिल गया कि इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस में कौन कौन सी लैंग्वेजेस आती हैं? ग्रीक, लैटिन, जर्मन, गोथिक, सेल्टिक और संस्कृत, ठीक है। मैं मिटा देता हूँ ताकि आप अच्छे से देख सको। ये देखो, ठीक है। We find certain structural similarities and similar related words, cognates. For example, Sanskrit words
matri and pitri, they are similar to the Latin matter and pater. Similarly, inar of Hittite language in Turkey is similar to the Indra word of the Vedas. Suryas and Marutash of the Kassite Mesopotamian inscriptions, they are equivalent to Vedic Surya and Marut, देवता. मतलब लिंक है ना, आप शब्दों को छोड़ो एक बार के लिए, लिंक है ना. और मैंने तो आपको क्या बताया था, आप बाकी तरह चीज़ें छोड़ो, मैंने आपको 4 चीज़ें बताई थी है ना. मात्र बिकम्स मदर, ठीक है, भ्रातृ ब्रदर, ज्योमेट्री ज्योमेट्री, त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है. इन्होंने क्या बताया, किसके लैंग्वेज पे किसके बेसिस पे इन्होंने बोला, इन्होंने बोला लैंग्वेज मिलती जुलती है उस रीजन की और इस रीजन की, ठीक है. मतलब इनके आर्गुमेंट में भी दम लग रहा है ना. प्रूफ तो कर रहे हैं ना अपनी बात को कि नहीं कर रहे हैं, बताओ. अगर यूरोपियन थ्योरी दे रहे हैं, प्रूफ तो कर रहे हैं. जो शब्द वहां बोले जाते हैं वही यहां पर वो बोल रहे हैं, तो यहां पर ठीक है. लेकिन आप इस बात पे आर्ग्यू कर सकते हो कि सर शब्द तो शब्द होता है ना, ये क्या होता है कि उससे रिलेट करके कर रहा है. मतलब आप घूमते फिरते 19-20 का फर्क करते करते आप वहां तक पहुंचो ऐसे, तो है ना. मैं वही तो कह रहा हूं कि मिलते जुलते हैं, लेकिन कोई अगर आर्ग्यूमेंट जिसको करनी हो, जिसको नहीं मानी, तो वो यही तो कहेगा कि ये क्या बात हुई कि आप वी को ऐसे करके बना रहे हो और उसको कह रहे हो कि तिरछा करके देख लो तो ये दिखेगा. ये तो ये चीज़ है. लेकिन फिर भी अब वर्ड क्लोजली रिलेट करते हैं तो यार थ्योरी तो काफ़ी सही है. अब देखो आर्ग्यूमेंट देने वाले जो मर्जी देते रहे, लेकिन देखो प्रूफ तो कर रहा है श्रेया और उन्होंने अपनी बात को, है ना, कि संस्कृत वर्ड्स इन इंडो यूरोपियन फैमिली वर्ड से मिल रहे हैं. अब ये इंडो यूरोपियन फैमिली वर्ड मतलब ये जो भाषा है, बोलचाल है, ये बोला ही इस रीजन में जाता है. कहाँ गया अपना यूरोप, कह रहा है ये बोला ही इसी रीजन में जाता है मयूर, तो क्या करें, है ना. अपनी बात भी वो सही कह रहा है ये हिस्टोरियंस. तो चलो हम एक बार के लिए इस थ्योरी को एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है. अगली है सेंट्रल एशियन थ्योरी. सेंट्रल एशियन थ्योरी कहती है कि सेंट्रल एशिया इज द होमलैंड ऑफ द आर्यंस. अगर हम लोग कंपैरेटिव एनालिसिस करें, हमारे देश में ये जो ग्रंथ जो 4 लिखे गए, इनको क्या कहा जाता है, वेदास. ईरान में जो लिखे गए उसको क्या बोला जाता है, अवेस्ता. लेकिन पूरा नाम ज़ेंड अवेस्ता, ZEND, ज़ेंड अवेस्ता होता है उसका पूरा नाम, ठीक है. तो वन फाइंड्स स्ट्राइकिंग लिंग्विस्टिक रिलेशनशिप बिटवीन देम ऑफ नॉट जस्ट वर्ड्स बट ऑफ कॉन्सेप्ट टू. अब यहां पर तो और एक्सट्रीम में चला गया मयूरी, कह रहे सिर्फ वर्ड्स के बीच में सिमिलरिटी नहीं है, कंसेप्ट भी मिलते जुलते हैं. जैसे आपको पता है जब ये यहां पर आए थे तो ये इंडस नहीं बोलते थे, है ना, हिंदोस, इंडोस ऐसे करके बोलते थे. तो H और S में सिमिलरिटी देखने को मिलती है, इंटरचेंजेबिलिटी बिटवीन H एंड S, एंड इनक्रेडिबल कंसिस्टेंसी इन दिस चेंज एज हेप्ता हिंदू. ये हमारे देश में क्या है, इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज सप्त सिंधु. अहुरा इन ईरानियन लैंग्वेज, हमारे देश में असुर. हौमा इन ईरानियन, हमारे देश में सोम. दहा इन ईरानियन, हमारे देश में दास. ये इस क्लेम को सब्सटेंशिएट करता है कि कंसेप्ट भी तो सेम है. H यहां पर S हो जा रहा है, H यहां पर S हो जा रहा है. हेप्ता हिंदू, सप्त सिंधु, अहुरा असुरा.
होम, सोम, दह, दासा, एच एस, एच एस, एच एस, एच एस। क्लियर हुआ? थ्योरी तो ये भी ठीक है, क्यों? आगे चलकर हम तो ऑलरेडी पहले की कहानी जानते ही है ना, श्रेया अभी पढ़ा है ना मैंने कि इंडो आर्यन इज बेसिकली लिंग्विस्टिक टर्म ऐसे स्पीकर जो कि सब ग्रुप का पार्ट है ऑफ इंडो ईरानियन ब्रांच, जो कि इंडो यूरोपियन फैमिली के ही बाद में जाके ब्रांच बनी है ना। ये भी इंडो यूरोपियन फैमिली से ही कंसर्न है ये वाली ईरानियन लैंग्वेज भी। फिर इसका मतलब तो थ्योरी को देने वाले कौन? मैक्स मुलर फ्रॉम सेंट्रल एशिया, ई मेयर एंड हर्ट्सफील्ड। आर्टिक रीजन थ्योरी, ये ज़्यादा हो गया क्यों मयूर? श्रेया ये कुछ ज़्यादा ये ठंडा ठंडा फील कर रहा है। आर्टिक रीजन, भाई कौन ही रहता है आर्टिक रीजन में उस जमाने में? बोल कौन रहा है? बाल गंगाधर तिलक। इनसे बोलो भाई साहब, लाठी तो बाद में पड़ी थी आपके, क्या हो गया? तो नॉर्दर्न आर्टिक रीजन इज द होमलैंड ऑफ आर्यंस एज द वेदास स्पीक अबाउट 6 months each of long days and long nights which happens only in the Arctic region. ठीक है, बात तो अजीब सी है देखो, बिल्कुल, क्योंकि कोई इतनी दूर से तो नहीं चला सकता, और इतने ठंडे रीजन में यार कौन ही आज नहीं रहता कोई यार, बाकी तो बातें छोड़ दो। उस जमाने में जहां पर मैं आप कौन रहती है? ठीक है, तो ज़्यादातर तो कोई नहीं रहता वहाँ पर। एंड बाल गंगाधर तिलक ने ये थ्योरी दी थी। तिब्बतन थ्योरी, हमारे देश में तिब्बत रीजन से कौन आया था? दलाई लामा। ठीक है, कहाँ इनको हमने पॉलिटिकल असाइलम दिया? अच्छा, इतना आप लोगों को पता है ना श्रेया कि पॉलिटिकल असाइलम पागल खाना नहीं होता है, वो मेंटल असाइलम होता है ना। ठीक है, तिब्बत इज द ओरिजिनल होम ऑफ आर्यंस विद रेफरेंस टू द वेदास एंड अदर आर्यन टेक्स्ट। स्वामी दयानंद सरस्वती ने ऐसा बोला। उसके बाद अभी मयूर देख रहे हो, ऊपर वाली थ्योरीज एनालाइज करने के लिए भी थी, अच्छी सारी थ्योरीज थी, ये मूड खराब कर रही है थ्योरीज है। इंडियन थ्योरी, आर्यंस बाहर से आई नहीं है, हमारे ही थे। इंडिजिनस टू द सब कॉन्टिनेंट, देयर आर डेफिनेट लिटरेरी एविडेंस वेदास के अंदर जो ये कहते हैं आर्यंस रिगार्डेड द सप्त सिंधु एज देयर ओरिजिनल होम। संस्कृत जो है किसी भी यूरोपियन लैंग्वेज से ज़्यादा, जो ये ब्रांच है मतलब पूरी की पूरी जो फैमिली है उसके अंदर जो संस्कृत है, इट कंटेन्स द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ओरिजिनल इंडो यूरोपियन वोकैबल्स वर्ड्स। उसके बाद इट हैड, संस्कृत की बात हो रही है, इट हैड ग्रेटर कॉन्टेक्ट विद द पेरेंट लैंग्वेज ऑफ द आर्यंस देन एनी अदर यूरोपियन लैंग्वेजेस। मतलब ये बोल रहे हैं कि संस्कृत ही ज़्यादा बोलते थे कंपेयर टू एनी अदर यूरोपियन लैंग्वेज। और संस्कृत कहाँ बोली जाती है शुरू से? इंडियन सब कॉन्टिनेंट। उसके बाद जो सैक्रिफिशियल रिचुअल्स हैं वैदिक आर्यंस के, ये भी हमें इस बात की तरफ इशारा करवाते हैं ये इंडियन ओरिजिन के लोग हैं। उसके बाद ज्योग्राफिकल डेटा जो कि मिला हमें ऋग्वेदा से, इट फिट इन विद द ज्योग्राफी ऑफ पंजाब एंड नेबरिंग रीजन्स। जो रिवर हाइम्स हैं
In the Rig Veda, they mention the names of the rivers of the region. Flora and fauna mentioned is mostly similar to the Himalayan region. जितनी भी उसके अंदर जोग्राफी और जो लिंग्विस्टिक चीज़ जो है, लिंग्विस्टिक थ्योरी है जो मेंशन्ड है, वो सब कुछ यहाँ से ही मैच कर रही है हमारे देश से. इस आर्गुमेंट को सपोर्ट करा था काफ़ी सारे हिस्टोरियंस ने और थ्योरिस्ट ने. संपूर्णानंद एंड AC दास सप्त सिंधु रीजन से, सप्त सिंधु वाले पॉइंट को इन्होंने सपोर्ट करा था. गंगानाथ झा, ब्रह्म ऋषि देसा की छोड़ो उसको, LD काला कश्मीर एंड RB पांडे मध्य प्रदेश. ओके, कौन सी थ्योरी जनरली बताओ सबसे बेस्ट लगी आपके अकॉर्डिंग? आप लोग अपने अपने आर्गुमेंट दे सकते हो और एक दूसरे के आर्गुमेंट इससे डिफर कर सकते हो आप अपने आर्गुमेंट. इंडियन थ्योरी. बाकी आप लोगों को हाँ, यहाँ से वहाँ गए, हाँ काइंड ऑफ, क्योंकि ये हैं देसी, मतलब यहीं से इमर्ज हुए हैं. आर्गुमेंट्स हमारे पास, हाँ आर्गुमेंट्स हमारे पास आता है. रीजन मैच कर रहा है, ज्योग्राफी मैच कर रही है, लैंग्वेज मैच कर रहा है, बहुत कुछ मैच कर रहा है. और सिर्फ हम लोग सिर्फ शब्द के बेसिस पे भी नहीं जा रहे हैं कि शब्द लिंक कर रहे हैं, है ना. वेरी गुड, वेरी गुड. मैं भी इंडियन थ्योरी को ही सपोर्ट करता हूँ. मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अब मैं इन्हें ये बोलती है, ठीक है, या श्रेया ऐसा आंसर दे रही थी तो वो बिल्कुल मेरे साथ मैच कर गया, तो जो सर लिख कर आ रहे वो हम करेंगे. आपके अंदर बस एक आर्गुमेंटेटिव पावर होनी चाहिए कि आप क्यों बोल, मतलब आप जो बोल रहे हो वो क्यों बोल रहे हो. आपको वर्ड ठीक लगते हैं तो लिख लो, क्योंकि ये भी बोल दो कि देखो वैसे तो सारी थ्योरी से ठीक है मेरे अकॉर्डिंग, एज पर माई ओपिनियन. और कभी भी माई वर्ड या आई वर्ड कभी भी आंसर राइटिंग में यूज मत करना, ठीक है, वो आंसर चेक ही नहीं होगा आपका. हम लोग कैसे लिखते हैं हमेशा आंसर को? वी अज्यूम, वी सपोर्ट. ये आई मी माई सेल्फ नहीं लिखा जाता कभी भी इसमें, ठीक है, आंसर राइटिंग में. वो वाला काम आप एथिक्स, इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड वाले पेपर के अंदर कर सकते हो, और वो भी सिर्फ केस स्टडीज वाले क्वेश्चन में. तो द डोमिनेंट एंड द मोस्ट एक्सेप्टेड व्यू इज दैट इंस्टेड ऑफ आर्यन इन्वेजन देयर वॉज अ सीरीज ऑफ इंडो आर्यन इमिग्रेशंस. की इन्वेजन नहीं हुई है, वो एक के बाद एक लेयर में आते आते सेटल होने लगे थे यहाँ पर. अब इमिग्रेशन क्या होता है? कनाडा से जो लोग, सॉरी इंडिया से जो लोग कनाडा जा रहे हैं वो इन्वेड कर रहे हैं वहां पर कि इमिग्रेट कर रहे हैं? इन्वेजन हो रही है कनाडा में इंडियंस की, इन्वेजन तो नहीं हो रही ना. एंड दे केम टू द सब कॉन्टिनेंट एज इमिग्रेंट्स. ये भी अंदाजा लगाया जा सकता है, इट इज ऑल्सो इन्फर्ड दैट अर्लीस्ट आर्यंस लिव्ड इन द लैंड ऑफ सप्त सिंधु. अब ये को लिखा हुआ है सिंधु इज द रिवर पार एक्सीलेंस ऑफ आर्यंस. ये इनका एक हैबिटेबल लैंड था इस वजह से. और यहाँ पर इन्होंने एविडेंस मिलते हैं हॉर्स चैरियट्स के जो ये यूज़ करते थे एंड सुपीरियर मिलिट्री टेक्नोलॉजी. इसकी वजह से इन्होंने क्या सोचा कि इंडस को क्रॉस करके कहाँ बढ़ो, आगे कहाँ बढ़ो, नहीं इंडस को क्रॉस करके कहाँ बढ़ो आगे. अरे यार, हरप्पन्स को किसने मारा? आर्यंस ने. तो समझ गए, इनके पास रथ थे, सुपीरियर मिलिट्री टेक्नोलॉजी. पता लगा इनको कि इंडस के उस साइड जो हरप्पन्स रह रहे हैं, मतलब हैं वो इन्हीं के लोग, चलो अगर इंडियन थ्योरी को मान लो, इंडियन सबकॉन्टिनेंट में वो भी रह रहे हैं, हम भी रह रहे हैं, लेकिन हम उनके रिसोर्सेज को ओवरटेक कर सकते हैं.
और जब पता लगा इतना पोस्ट सिविलाइजेशन है तो उसको हराने में भी बहुत मजा आएगा, क्योंकि पीसफुल सिविलाइजेशन है। और यहीं से हम कह सकते हैं कि हड़प्पा के पास शायद से कोई लीडर रहा हो। क्यों भाई, 2600 साइट्स थी, 2600 साइट्स। जब एक इशारे में सामान आ जाता था, लोथल की बीड्स हड़प्पा तक पहुंच जाती थी, तो बचाने के लिए बंदे नहीं पहुंच पाए। और ऐसा भी नहीं होगा कि एक ही रात में मारकाट शुरू हो गई होगी तो सब लोग डर के भाग गए होंगे। हड़प्पा के सब लोग फट्टू होंगे, ऐसा भी तो नहीं होगा। मतलब वही आईबीसी, मतलब हड़प्पा तो निकल जाता है मेरे मुंह से, इंडस वैली सिविलाइजेशन। और मोहनजोदारो जो इतना ग्रैंडियर स्ट्रक्चर था, इतना बढ़िया स्ट्रक्चर था, क्या उसको ऐसी किसी के भी हवाले छोड़ दिया जाएगा? मतलब वहां पर कोई सिक्योरिटी, कोई व्यवस्था नहीं होगी। लेकिन बात यह है कि दम किस में ज्यादा थी? इन आर्यंस में, इंडो आर्यंस में। एंड दे कुड एस्टैब्लिश देयर पॉलिटिकल डोमिनेंस इन द रीजन, इसलिए कर पाए। अब उस टाइम पर ये जो रीजन था, ये 7 नदियों के संगम से मतलब ये बना हुआ था। आज इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज कितनी है टोटल मिलाकर, कितनी नदियां हैं? इंडस, झेलम, रवि, ब्यास, सतलज और चेनाब, है ना। एक नदी कौन सी नहीं है अभी? सरस्वती। क्या हो गया उसको? हाँ, ड्राइड आउट, सूख गई। ठीक है। तो द रीजन वॉज ड्रेन्ड बाय द 7 रिवर्स इंडस, सिंधु एंड इट्स 5 ट्रिब्यूटरीज, नेमली झेलम, ब्यास, चिनाब, रवि, सतलज। यूपीएससी क्वेश्चन देगा ज्योग्राफी का, मैच द फॉलोइंग करवा लेगा उस नदियों की वैदिक टर्म से। तो अब आप लोगों को सही तरीके से नाम सीखने। इंडस को क्या कहोगे? सिंधु। जैसे आपको भी पता है हिंदी की जो बुक होती है उसके अंदर इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम लोग क्या कहते हैं? सप्त सिंधु घाटी की सभ्यता, है ना। इंडस मतलब सिंधु, ये तो पता है आपको। आप अब नए नाम सीखो इसकी ट्रिब्यूटरीज के। झेलम को क्या बोला करो आज के बाद साथ में? पतिस्ता। ब्यास को विपासा, चिनाब को अस्किनी, रवि को पुरुषनी, सतलज को सुतुद्री। अब ये तो हो गई इंडस और उसके पास ट्रिब्यूटरी 6 रिवर हैं। अप्सरा कह रहे हो? कह रहा अप्सराओं के नाम लग रहे हैं। ये तो नहीं होगी अप्सरा, पुरुषनी। हाँ, अच्छा। सरस्वती। आज के टाइम में जो घग्गर हाकरा रिवर बेल्ट है ना, वहां पर थी ये नदी। तो इट कवर्ड मोस्टली द एरियाज ऑफ ईस्टर्न अफगानिस्तान, हमारा वाला पंजाब प्लस थोड़ा पाकिस्तान वाला पंजाब, एंड वेस्टर्न यूपी तक आगे जाते जाते। घग्गर हाकरा बेल्ट तो क्योंकि आगे तक जाती है ना। अब याद रखना, क्या वेदास में गंगा यमुना का जिक्र है? जी हाँ है। यमुना का 2 बार, गंगा का 1 बार। लेकिन इसके बारे में बहुत कम मेंशन है। तो हम ये कह सकते हैं ऋग्वेदिक आर्यंस अभी तक यूपी की साइड आगे नहीं बढ़े थे। पहले जिसको कब्जा करा उन्होंने लैंड को, हड़प्पन्स को पहले वहीं रहेंगे ना, बताओ। और गंगा के पास, यूपी बिहार रीजन के पास एक्चुअली में सेटलमेंट कब आती है? सेकेंड अर्बनाइजेशन फेज में, जब आर्यन डेवलप होता है। और कौन सा बीसी स्टार्ट होता है? 6th सेंचुरी बीसी, राइट। अब वैदिक एज का मैप देख लो, जरा ध्यान से इसको देखना, कंफ्यूज मत होना। ये देखो, ये है एक्चुअली, ठीक है, इंडिया। ओके, अब देख लो ध्यान से इसको। आगे तक जाता था ना पाकिस्तान तक, मोहनजोदारो, हड़प्पा वगैरह ये सब, है ना। ऐसे ही होता था ना मैप उसका। अभी भी ये आगे चलकर ये आगे फैले हैं। लेकिन देखो, एक चीज़ की तरफ ध्यान दो। ये आपको वैदिक एज का मैप जो दिख रहा है, आप कहोगे सर पहुंच तो गए आगे, देखो गंगा यमुना उससे भी आगे निकल गए।
ये चैप्टर कॉम्बिनेशन में बात, ये डायग्राम कॉम्बिनेशन में बात कर रहा है, ऋग्वेदिक लेटर वैदिक। लेकिन अभी यहाँ पर ये जो लाइन क्लेम कर रही थी वो ये कह रही है ऋग्वेदिक आर्यंस, यानी कि अर्ली वैदिक टाइम पीरियड के अंदर वो आगे नहीं फैले। और होंगी भी सर, देखो ऐसा तो नहीं कह सकते कोई इंसान ही नहीं रहता होगा। उन्होंने वहां पर बसेरा नहीं करा अपना, ठहरे नहीं वहां पर, रुके नहीं वहां पर, अपनी कोई सभ्यता वगैरह उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करा। घने जंगल तो थे और आयरन के कोई आयरन ही नहीं मिला था, तो कोई टूल्स ही नहीं थे उनको, मतलब उनको साफ करने के लिए। क्या कॉपर के टूल्स और इन सब से गोल्ड का वो क्या कहते हैं खुरपी थोड़ी ना बनाएंगे जंगलों को साफ करने के लिए। ओके, उसके बाद है यहाँ पर कुछ जगहें आपको दे रखी हैं। ये आगे चलकर जगहें क्या बनेंगी इसमें, कुरु, पांचाल, हाँ, जनपदास आगे चलकर पावरफुल जो बनेंगे वो क्या कहोगे आप उनको, 16 पावरफुल महाजनपद। और उन महाजनपद में से एक बाप महाजनपद होगा, वो क्या बनेगा, एम्पायर। कौन सा होगा वो, मगध। और कौन सा पहला एम्पायर बनाएंगे वो लोग, मौर्यन एम्पायर। किसकी मदद से, और चाणक्य और कौटिल्य, कुछ भी कह लो, विष्णुगुप्त भी कह सकते हो। और उसने बुक कौन सी लिखी थी सबसे फेमस, अर्थशास्त्र। ठीक है, नाम देख लो पहले इस रीजन के, वर्नु, कंबोज, गांधारी, कुरु, पांचाल, बानस, कोसाल, विदेहा। यहाँ पर एक बात थी इंडो आर्यन इमिग्रेशन के कंटेक्स्ट में, पॉइंट नंबर 1 नीचे ही दे रखा, जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है ऑफ माइग्रेशन, इट कम्स फ्रॉम व्हाट इज नोन एज एंड्रोनोवो कल्चर। लाइन क्या बोल रही थी वो, डोमिनेंट एंड मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड व्यू इज दैट instead of Aryan invasion there was a series of Indo-Aryan immigration and they came to the subcontinent as immigrants। तो इसको कहा जाता है एड्रोनोवो कल्चर या एड्रोनोवो थ्योरी भी कहते हैं इसको। ये सेकंड मिलीनियम बीसी की बात है, ऐसा माना जाता है हिस्टोरियंस के द्वारा। फ्रॉम हियर पीपल मूव टू द नॉर्थ ऑफ हिंदू कुश, द एरिया नोन एज बैक्ट्रिया मारगियाना आर्कियोलॉजिकल complex and from here they entered India। Evidences of horses, spoked wheels, हड़प्पन के पास थे स्पोक्ड व्हील्स, स्पोकलेस थे। फायर कल्ट्स, फायर ऑल्टर्स बोल लो आप इनको, एंड क्रिमेशन, विच फॉर्म्ड इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ आर्यन लाइफ इन इंडिया ड्यूरिंग द पीरियड बिटवीन 1900 BC एंड 1500 BC। इस रीजन में मिले हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दीज artifacts and ceramics also suggest movement of people from Central Asian region to South Asian region। ओके, ज़्यादातर हिस्टोरियंस क्या मानते हैं कि ये लोग बाहर से आसपास के रीजन से ही आते चलेगा, यहीं सेटल होगा। कुछ ये मानते हैं कि वो एक एक्सटेंडेड एरिया ही होगा इंडियन सब कॉन्टिनेंट का। तो श्रेया, जो हम सोच रहे हैं, जो आपने सोचा सारा पढ़ने के बाद फर्स्ट टाइम में बिना पढ़े आगे, इंडियन थ्योरी बेस्ट है। ठीक है, तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।